नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। भूपेश बघेल के पुराने तांत्रिक साथी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के श्रीवास्तव जेल से बाहर आ गए हैं। साथ में भूपेश बघेल की पुरानी उप सचिव कुछ ज्यादा ही करीबी सौम्या चौरसिया को भी जमानत मिल गई है। ये दोनों ही शराब घोटाले मामले में बरी हुए हैं। के श्रीवास्तव वैसे तो ठगी वाले मामले में पहले गिरफ्तार हुए थे। शराब घोटाले मामले में भी के श्रीवास्तव की एक अहम भूमिका देखी गई। जेल से बाहर रेंज रोवर गाड़ी में बैठने से पहले वो पत्रकारों को ये समझा रहे थे, मेरा परिचय अकेले पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से भी रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करीबियां हैं आपकी बताया जा रहा है। और ये आज के संबंध नहीं है, मेरा बहुत पुराने संबंध है। जी मेरा सुंदरलाल पटवा जी से भी संबंध थे, भाजपा के नेताओं से। मैं आदमी के व्यक्तिगत पसंद करता हूँ, किसी पार्टी से नहीं। अब पटवा जी तो इस दुनिया में है नहीं, कोई इन संबंधों की पुष्टि तो नहीं कर सकता, इसलिए बेहद शातिराना तरीके से पत्रकारों को जवाब देने के बाद के श्रीवास्तव अपनी रेंज रोवर गाड़ी से वहां से निकल लिए। के श्रीवास्तव के साथ जमानत का लाभ लेने वाली उनकी पुरानी साथी सौम्या चौरसिया को वैसे तो 1 महीना पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि जिस दिन चालान पेश होगा उस दिन रिहाई मिलेगी, और आखिरकार रिहाई मिल गई। लेकिन अभी जांच की सीमा समाप्त नहीं हुई है। कुछ और सफेद पोश चेहरों से नकाब हटने वाला है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि अभी भी पड़ताल में कुछ नई बातें सामने आई है, वहां से कुछ और सफेद पोशों की गिरफ्तारी होनी बाकी है। मामला 3200 करोड़ की शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। ये 3200 का वो फिगर है जो जांच में सामने आया है, और जो जांच में समझ में नहीं आया यानी जिसके कागजात नहीं मिल सके उसकी तो गिनती भी नहीं हो सकी है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि भूपेश बघेल के शासन के समय ये शराब घोटाला कितना व्यापक होगा। बीते साल यानी 2025 को 10 मार्च को जब भूपेश बघेल के ठिकाने पर ईडी ने इसी शराब घोटाले वाले मामले में छापेमारी की थी, तब भूपेश बघेल के ठिकाने से जो 34 लाख मिले थे, उन 34 लाख रुपए की नकदी को भूपेश बघेल मामूली बता रहे थे। आम जनता को भी हो सकता है ये कुछ मामूली लग रही हो, क्योंकि फिगर इतने बड़े थे। हजारों करोड़ का ये जो घोटाला था उसके सामने भूपेश बघेल जैसे रईस नेताओं को ये 34 लाख की नकदी घर से मिलना भी मामूली लग रहा होगा। अभी मैं भूपेश बघेल के करीबी जिन 2 शख्सियतों की रिहाई की जानकारी आपको दे रहा था, वहां मुझसे एक नाम छूट गया, देवेंद्र डडसेना। इनकी भी रिहाई हुई है। ये देवेंद्र डडसेना हालांकि भूपेश बघेल के करीबी नहीं थे, लेकिन राजीव भवन के बेहद करीबी थे, क्योंकि यही अकाउंटेंट थे जो राम गोपाल कोषाध्यक्ष थे, उनके निर्देश पर सारी रकम इधर से उधर किया करते थे। इन्हीं देवेंद्र डडसेना के बारे में मैंने कांग्रेस के पुराने प्रभारी महासचिव रहे अरुण सिसोदिया से भी चर्चा की थी, तो उन्होंने भी कुछ बातें खुलकर स्वीकार की थी कि देवेंद्र डडसेना की हरकतें संदिग्ध थी। हमारी पड़ताल में पता चला कि एक ही दिन में खास मोबाइल दुकान से बड़ी संख्या में मोबाइल खरीदे गए थे, वहां भी देवेंद्र डडसेना की भूमिका थी। देवेंद्र डडसेना लंबे समय से फरार थे। इनसे जो बारीकी से जांच एजेंसियों ने अपनी वाली स्टाइल में पूछताछ की, तभी ईओडब्ल्यू का कहना है कि जांच अभी अधूरी है। फिलहाल 51 आरोपियों के विरुद्ध ही चार्जशीट प्रस्तुत हुआ है। ये फिगर 51 से कहीं और आगे बढ़ने वाला है। वैसे शराब घोटाले वाले मामले में आबकारी विभाग का जो सर्वोच्च पद होता है, आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, वो खुद साल भर से ज्यादा समय तक जेल में बिताकर आए हैं, शर्तों के साथ आए हैं। ऐसे ही चेतन बघेल उर्फ बिट्टू भैया, जो भूपेश बघेल के इकलौते बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, ये भी 6 महीने से ज्यादा समय तक इसी शराब घोटाले वाले मामले में जेल से बाहर आए हैं। यानी एक एक कर वो सारे बड़े चेहरे जेल से बाहर आ गए जो भूपेश बघेल के बेहद करीबी थे। के श्रीवास्तव तो कुछ ज्यादा ही करीबी थे। इन्हें तो 2023 के विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय पहले फरवरी 2023 में करीब 14.5 एकड़ जमीन बिलासपुर रायपुर रोड पर स्थित मोतीमपुर में आश्रम खोलने के नाम पर 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी। ऐसी कारणों से शायद कहावत बनी होगी, अंधा बाटे रेवड़ी तो अपन अपन को देत। अभी जो तांत्रिक बाबा है यानी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, वो तो एक बड़े कारोबारी थे। 500 करोड़ का ठेका मोहम्मद अकबर के भाई असगर से किसी रावत एसोसिएट को दिलाने के लिए
15 करोड़ की कमीशन खाए थे, इस वाले मामले में जेल में गए थे। वैसे ढेर सारे मामले परिवहन और दूसरे बिजनेस से भी जुड़े हुए थे। क्योंकि ये बाबागिरी करते थे तो जाहिर है बाबागिरी करने वालों के संबंध तो काफी गहरे होते हैं। ये बड़ी हुई दाढ़ी और बिखरे हुए बाल जो जेल से बाहर निकलने के बाद नजर आ रहे थे, साथ में 2 बैग लेकर भी निकल रहे थे। हमारे जेल के अंदर के सूत्र बता रहे थे कि जेल में भी कुछ अनुष्ठान टाइप का किया करते थे, कुछ अधिकारियों से संबंध गांठने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां उनका कुछ शातिराना तरीका काम नहीं आ रहा था। कांग्रेस से जुड़े हुए कई नेता इनसे परेशान थे, क्योंकि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे नियमित रूप से इनके अनुरागी आश्रम जाया करते थे। काफी एकांत में कुछ निजी बातें हुआ करती थी। इन्हीं से प्रेरित होकर भूपेश बघेल कुछ अनुष्ठान वगैरह कराया करते थे। वैसे शराब घोटाले मामले में जब तक लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल नहीं पकड़ा गया था, तब तक जांच उतनी सिस्टमेटिक नहीं मानी जा रही थी। पप्पू बंसल एक अबूझ पहेली बना हुआ था, लेकिन पप्पू बंसल के पकड़ में आने के बाद ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों ही जांच एजेंसियों के हाथ मानो तुरुप का इक्का लग गया था। पप्पू बंसल की गिरफ्तारी के बाद ही चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। इसी पप्पू बंसल को भूपेश बघेल का भाई बताया जाता था, और भूपेश बघेल भी जब वो मुख्यमंत्री थे अपने मिलने वाले विधायक और यहाँ तक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को ये बोलकर चुप करा दिया करते थे कि पप्पू बंसल को मैंने ही गेट में खड़ा किया है, वो मेरा भाई है, वो जिससे चाहेगा मैं उससे मिलूंगा। अब यही जब पप्पू बंसल पकड़ा गया तो पहले माना जा रहा था कि आसानी से राज नहीं उगलेगा, लेकिन जैसे ही पप्पू बंसल ने ठीक ठाक सहयोग किया, चेतन बघेल की गिरफ्तारी हो गई। यही भूपेश बघेल की सबसे बड़ी दुखती रग थी। जानकारी इतनी सटीक और मजबूत थी कि अदालत ने भी जमानत देने से इनकार किया कई बार, लेकिन जब अदालत के सामने चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई तब नियमानुसार जमानत मिली। लेकिन जांच एजेंसियां अभी भी जांच को अधूरा बता रही है। मेरे हाथ में एक सूची है जिसमें आप अपनी स्क्रीन में भी ये पूरे नाम देख सकते हैं। ये उन आबकारी अधिकारियों के नाम हैं जिसमें बाकायदा ये बताया गया है कि कितनी कितनी शराब पेटी के लिए कितना कितना कमीशन किस किस अधिकारी को मिला। वैसे तो ये सूची काफी लंबी है। ये 14-15 अधिकारियों के नाम हैं जिनके कमीशन का आंकड़ा आप देख सकते हैं। किसी को 5 करोड़, किसी को 1 करोड़, किसी को आधा करोड़। तो ऐसे ही एक लंबी सूची है। ऐसी ही सूची फिक्स कमीशन रेट के कारण सामने आ सकी है। एक समानांतर शराब नीति चलाई जा रही थी। हर बार यही प्रश्न खड़ा होता है कि जब भूपेश बघेल ने जान समझकर कवासी लखमा जैसे एक अनपढ़ को जब आबकारी मामलों का मंत्री बनाया था, तो साफ तौर पे वहां भूपेश बघेल की संलिप्तता नजर आ रही थी। और एक कवासी लखमा भी साफ तौर पर बड़े भोलेपन से बता रहे थे कि मैंने सुकमा वाले कांग्रेस भवन के अलावा कई कांग्रेस भवन और कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए हर महीने उन्हें जो कमीशन मिलता था 2 करोड़ रुपए, उसमें से एक बड़ी राशि दी है। यहाँ तक उनके रायपुर वाले विधायक निवास में भी काफी आलीशान व्यवस्था इस आदिवासी विधायक के लिए की गई थी। शायद इसलिए उन्हें उद्योग मंत्री भी बनाया गया था। अब यहाँ ये बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि भूपेश बघेल किस तरह से शातिर चाले चल रहे थे। और भूपेश बघेल भी जब महादेव सट्टा वाले मामले में आरोपी हैं और शराब घोटाले मामले में उनके घर का इकलौता लड़का जब जेल चला गया, उनके करीबी मंत्री जेल चले गए, उनकी सेक्रेटरी जेल चले गई, उनका तांत्रिक जेल चले गया, तो भूपेश बघेल इस मामले में कैसे बचे हुए हैं। दरअसल न्यायालय के सामने मजबूत सबूत चाहिए। परिस्थिति जन साक्ष्य को सबसे कमजोर सबूत माना जाता है। हर किसी को पता है कि भूपेश बघेल की संलिप्तता कैसे थी, लेकिन भावनाओं से तो न्यायालय या अदालत के नियम नहीं चलते। न्याय का अपना सिद्धांत होता है। भूपेश बघेल आज जेल से बाहर हैं, लेकिन जिस बेशर्मी से इस बात को वो राजनीतिक साजिश बताते हैं, आम जनता भी अच्छी तरह से समझती है कि भूपेश बघेल जो खुद के बचाव के लिए कह रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। शायद भारतीय जनता पार्टी को भी जनता की ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसलिए भूपेश बघेल जितने दिन जेल से बाहर रहेंगे, यकीन मानिए राजनीतिक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चीजें ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि भूपेश बघेल की दागदार छवि ही कांग्रेस के सबसे बड़े नुकसान का कारण कम से कम छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। और भूपेश बघेल जैसे नेता जब कैंपेनिंग के लिए असम या दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी उनकी दागदार छवि को ज्यादा उजला करके समझाती है कि कांग्रेस की राजनीति में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। लेकिन हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे, ये बुरे लोग राजनीति में काबिज रहेंगे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को देश और समाज के लिए
दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी एक नए विमर्श के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।